कट रहा है ना ब्लड ग्रुप में शादी। अच्छा, ये पूछ रहे हैं शायद कि अगर सेम ब्लड ग्रुप में शादी करें तो प्रेगनेंसी हो पाती है कि नहीं। तो प्रेगनेंसी होती है स्पर्म और ओवा के कारण, और उसमें ब्लड ग्रुप का जरूर रोल रहता है, परंतु उसमें ये है कि क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन में फर्क आ जाता है, क्योंकि जो बच्चों की जैसी क्वालिटी होना चाहिए वैसी नहीं हो पाती अगर सेम ब्लड ग्रुप में मैरिज होती है तो। संडास की बात पट्टी कर ली है ना, बाकी कोई परेशानी नहीं होती उससे, सेम ब्लड ग्रुप में हो जाती है मैरिज, और बच्चे भी होते हैं। इंजेक्शन लगाओ ना बस। जो नई बुक है नई बुक है, उसमें अपन थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी मेडिसिन हैं उसके बारे में आज जिक्र करेंगे। गल ग्रंथि के नाम से भी कहते हैं उसको, गले की ग्रंथि थायराइड, जिसके टेस्ट आप लोग प्रिस्क्राइब करते हैं T3 T4। हाँ गुरुजर जी, उसमें डिफेक्टिव बेबी हो सकते हैं, होते हैं, पक्का नहीं है पर हो सकते हैं। कलावती गुड मॉर्निंग, विश्वकर्मा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नेटवर्क के न्यू जो टॉपिक है उसका पीडीएफ हम ग्रुप में सेंड करेंगे आज। गुड मॉर्निंग विक्रम शाह जी। उससे रिलेटेड एनीमिया से रिलेटेड या थायराइड से रिलेटेड पीडीएफ जो है वो सेंड करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, और 50% से ऊपर स्टूडेंट शामिल हो गए हैं, और अपने टाइम भी अपन को कवर करना है, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि थायराइड आज कंप्लीट हो जाए। तो थायराइड को कंप्लीट करने के लिए पहले एंडोक्राइन ग्लैंड की श्रृंखला के बारे में बता दें। जो लोग पेन कॉपी लेके बैठते हैं तो वो लोग नोट भी कर सकते हैं, ताकि बॉडी के जितने भी ग्लैंड हैं उसके बारे में पता लग जाए। उसकी सूची या टेबल तो हम भेज ही देंगे बनाकर, पर जब तक चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। इसमें जब अपन बॉडी में देखते हैं तो अपनी बॉडी में पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड रहते हैं 9, जो हार्मोन्स को सिक्रेशन करते हैं, हार्मोन्स को निकालते हैं, और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, जिसको अपन केमिस्ट्री में कैटलिस्ट कहते हैं। उत्प्रेरक या कैटलिस्ट वो तत्व होते हैं जो किसी भी क्रिया को बढ़ाने का या घटाने का काम कर सकते हैं। हाँ, शिवराम जी, आई थिंक यू आर ज्वाइन विथ मी, and today topic is thyroid gland and its diseases. So the number of endocrine gland are present in our body. Approximately 9 endocrine gland are present in different places of the body, and different type of hormones are secreted in these glands. The making the table जो लोग बना रहे हैं तो वो 4 खाने खींच सकते हैं। एक में आएगा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ऊपर से नीचे। दूसरे में आएगा नेम ऑफ ग्लैंड, जिसमें अपन ग्लैंड के नाम लिखेंगे अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तीसरे में आएगा उससे निकलने वाले हार्मोन्स, जो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जो है वो बताना पड़ता है। तो हाँ, तो इसमें जो लोग टेबल बना सकते हैं, हाथ से खींचने स्केल की जरूरत नहीं, हाथ से
सकते हैं वो। तो पहले में आएगा सीरियल नंबर, फर्स्ट सीरियल नंबर, दूसरा नेम ऑफ ग्लैंड, तीसरा प्लेस, प्लेस यानी कहाँ पर वो प्रेजेंट है, और चौथा हार्मोन कौन कौन से निकालते हैं। तो ये टेबल मेकिंग अपन करते हैं पहले, फिर थायराइड या उससे रिलेटेड चीजें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले सबसे ऊपर हमारे ब्रेन में रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड इट इज लोकेटेड एट बेस ऑफ ब्रेन, बेस ऑफ ब्रेन में रहता है। तो उसको ब्रेन के या दिमाग या मस्तिष्क के नीचे लिख सकते हैं। और इससे निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो सभी स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहते हैं, जैसे TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ सैल मंसूरी, गुड मॉर्निंग, जल्दी से लिस्ट बना लो। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GH ग्रोथ हार्मोन को GH कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पहला ग्लैंड पीयूष ग्रंथि या पैरोटिड इन बेस ऑफ द ब्रेन, and the hormones are liberated, FSH, LH, GH and TSH. Thyroid stimulating hormone, luteinizing hormone, luteinizing हार्मोन LH, और GH ग्रोथ हार्मोन। तो ये 4 हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसके बाद आते हैं अपन नेक में, सेकंड आता है नेक में थायराइड ग्लैंड, जो अपन पूरा थायराइड ग्लैंड, एंड इट इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ नेक, गर्दन के बिल्कुल सामने। और इससे जो हार्मोन निकलते हैं उनके नाम हैं थायरोक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। 2 hormones are liberated in the thyroid gland. Number 3 पैराथायराइड ग्लैंड, इसमें पैरा जुड़ा, हाँ, थायरोक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन थायराइड से। थर्ड ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जैसा कि पैरा का मतलब होता है चारों तरफ, और इनकी संख्या 4 रहती है, और ये जामुन की गुठली बराबर रहते हैं, छोटे से, और ये थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर बॉर्डर पे रहते हैं, इसलिए प्लेस में लिख सकते हैं पोस्टीरियर टू द नेक, नेक के पिछले भाग में प्रेजेंट रहते हैं। इनसे जो हार्मोन निकलते हैं वो पैराथार्मोन हार्मोन, पूरा नाम है पैराथार्मोन हार्मोन। ये थर्ड ग्लैंड था। फोर्थ ग्लैंड है थाइमस। थाइमस जो है वो आधा पार्ट नेक में रहता है उसका, और आधा पार्ट थोरैक्स में रहता है, छाती में रहता है, आधा पार्ट नेक में रहता है। इसलिए लोकेशन में लिख सकते हैं, प्लेस में, द हाफ अपर हाफ इन नेक एंड लोअर हाफ इन थोरैक्स। इससे निकलने वाला हार्मोन है थायमिन, थायमिन हार्मोन्स। So 4 gland are completed: piyus granthi, thyroid, parathyroid and thymus. Number सर एक बार फिर से 5 रिपीट कर दीजिए, एक बार फिर से सर। हाँ हाँ हाँ, हम रिपीट कर देंगे, पहले अपन लिस्ट पूरी कर ले, फिर इसके बाद रिपीट कर देंगे। 4 ग्लैंड पढ़ चुके अपन, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड थाइमस। ये तीनों नेक में रहते हैं। नंबर 5 है एड्रिनल ग्लैंड,
या इसी को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड एंड सुप्रारीनल ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर रहता है। तो अपन लोकेशन में लिख सकते हैं एब्डोमेन, अपर पोल ऑफ किडनी, किडनी के ऊपरी सिरे में प्रेजेंट रहता है। इससे जो हार्मोन लिबरेट होते हैं वो है कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स, कार्टिकोस्टेरॉइड, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. These hormones are responsible for the formation of urine. So, in case of hypertension, the adrenaline injection are push the patient as well as the Lasix, and rate of the urine formation may increase. तो ये दो हार्मोन कार्टिकोस्टेरॉइड, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, 5 ग्लैंड हो गए। छठवां ग्लैंड देखते हैं अपन, नंबर 6 पेनक्रियास, जिसे अग्नाशय भी कहते हैं। पेनक्रियास प्लेस ऑफ लोकेशन इसकी देखते हैं एब्डोमेन, पीठ तरफ से आएंगे तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में दिखाई देता है। ये किडनी और पेनक्रियास दोनों पीछे की तरफ रहते हैं, तो इसमें अपन लोकेशन में लिख सकते हैं एब्डोमेन। और इससे निकलने वाले हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, these are responsible for the carbohydrate metabolism, and due to the deficiency of insulin the patient is suffering from diabetes mellitus, मधुमेह या शुगर की बीमारी से पीड़ित होता है। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। नंबर 7 टेस्टिस, TESTIS, ये वृषण भी कहते हैं। टेस्टिस प्रेजेंट इन मेल एंड लोकेशन इन स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी। क्वेश्चन आता है व्हाई टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, तब आंसर रहता है उसका क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए रहता है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको जो है वो कम स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए वो बॉडी से बाहर रहता है। तो लोकेशन में लिख सकते हैं स्क्रोटम। इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आर liberated by the testes in male. Number 8 ovary, ovary in female, it is present in perineum. बर्न के केस में अपन ने देखे थे रूल ऑफ 9, उसमें जो 1% अपन ने दिए थे वो जेनाइटेलिया वाले पार्ट पे, उसके दोनों तरफ ओवरी रहती है, तो ओवरी की लोकेशन लिख सकते हैं पेरिनियम। एब्डोमेन का निचला हिस्सा कहलाता है पेरिनियम। इससे निकलने वाले दो हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि मेंसेस के स्टार्ट होने के साथ साथ लिबरेट होने लगते हैं, जिससे कि बॉडी का आकार बढ़ते चला जाता है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और नंबर 9 एंड लास्ट प्लेसेंटा, PLECENTA, प्लेसेंटा। तो
प्लेसेंटा के बारे में मुन्नी चौहान बताएंगी कि ये प्लेसेंटा मेल में रहेगा या फीमेल में। मुन्नी गुड मॉर्निंग करना छोड़ो, पहले बताओ ये कहां पे रहेगा प्लेसेंटा, नहीं तो फिर वर्षा वर्मा बताएगी। जी सर, वैष्णवी फीमेल में रहे। हाँ वर्षा बता। फीमेल। जी सर, फीमेल में पाया जाएगा। वैष्णवी बताओ। हाँ जी सर, आप क्या फीमेल में ही। कहते हैं गोपाल सिंह जी? जी सर। सर नमस्कार। ठीक है आंसर। हाँ हाँ नमस्कार। जी सर, प्रश्न क्या है? प्लेसेंटा कहाँ रहेगा, मेल में या फीमेल में? फीमेल में। सर आई थिंक प्रेग्नेंट वुमन। प्रेगनेंसी वुमन में सर। प्लेसेंटा जो रहेगा ग्लैंड वो मेल में रहेगा, प्रेगनेंसी वुमेन में रहेगा। प्रेगनेंसी वुमेन में रहेगा सर। हाँ फ्लूड फिल्ड कैविटी होती है प्लेसेंटा। हाँ यूट्रस बोल सकते हैं, परंतु जिन लोगों के आंसर फीमेल हैं वो 50% सही है। एक्चुअली वो प्रेग्नेंट फीमेल में रहेगा। विदाउट प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा इज नॉट फॉर्म कंप्लीटली। प्लेसेंटा बिना प्रेगनेंसी के, बिना गर्भधारण के नहीं बनता, इसलिए इसका आंसर रहेगा प्रेग्नेंट फीमेल। हाँ सर, प्रेगनेंसी फीमेल में ही रहेंगे क्योंकि लिख सकते हैं प्लेसेंटा ब्रैकेट में प्रेग्नेंट फीमेल। हाँ, ओवा द्वारा प्लेसेंटा बनता है। प्रेगनेंसी फीमेल में रहेगी, इसी कारण अपन तो प्लेसेंटा रहेगा इनसाइड द यूट्रस इन प्रेग्नेंट फीमेल, ये लोकेशन में लिख सकते हैं। और इससे निकलने वाले हार्मोन प्लेसेंट्रिक हार्मोन, दो हार्मोन निकलते हैं इससे, प्लेसेंट्रिक कहलाते हैं। पहला प्रोलैक्टिन, PROLACTIN, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है। तो प्रोलैक्टिन ही एक हार्मोन है और प्लेसेंट्रिक हार्मोन दो, तो ये दोनों हार्मोन प्लेसेंटा में रहते हैं। अब जो चाह रहे थे कि एक बार रिवाइज कर दें, तो जिन लोगों ने लिख चुके हैं या जिनको माइंड में है तो वो हम रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड is present in base of the brain and hormones are LH, GH, STH and FSH. All are the stimulating hormone. ये सभी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को उत्प्रेरक की तरह काम करता है और सभी को हार्मोन निकालने के लिए उत्प्रेरित करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड आएगा, नेक में 3 ग्लैंड प्रेजेंट रहेंगे। पहला रहेगा थायराइड ग्लैंड जो कि प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द नेक एंड हार्मोन्स आर थायरोक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। सेकंड रहेगा पैराथायराइड ग्लैंड जो नेक में पीछे की तरफ रहता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेक, एंड इससे हार्मोन जो निकलते हैं वो पैराथार्मोन कहलाते हैं, पैराथार्मोन हार्मोन। और तीसरे नंबर पे आता थाइमस जो कि 14 साल की उम्र के बाद 14 साल की उम्र के बाद अपने आप इनकॉन्स्पीशियस हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, और वो सीक्रेट करता है थायमिन नामक हार्मोन जो कि ब्लड सर्कुलेशन में WBC की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। WBC की मात्रा जो ब्लड में है वो कंट्रोल रहना चाहिए 4000 से 11000 के बीच। ये थाइमस उसको चेक करते रहता है। यदि मान लो WBC की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो उससे ल्यूकेमिया कहते हैं, जो ब्लड कैंसर भी कहलाता है। तो थायमिन नामक हार्मोन ये चेक करते रहता है। 3 ग्लैंड अपन ने नेक में देखे। फिर एब्डोमेन पे आते हैं, तो एब्डोमेन में पहला ग्लैंड देखे थे अपन ने एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर या एब्डोमेन में लिख सकते हैं, और इसके द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन।
फिर नेक्स्ट है पेनक्रियास या अग्नाशय, जो कि एब्डोमेन में अगेन प्रेजेंट रहेगा, और इसके जो हार्मोन्स रहेंगे इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। फिर नेक्स्ट आएगा ओ टेस्टिस, टेस्टिस इन मेल प्रेजेंट इन स्क्रोटम एंड हार्मोन्स आर next is the ovary present in female in perineum and hormones are estrogen and progesterone. Last is placenta, placenta present in pregnant woman, it is inside the uterus and hormones are placentric hormone, prolactin, lactogenic hormone रहता है prolactin, and it is help to the formation of milk फॉर फिटता है। तो ये एक लिस्ट रहती है जो 2 नंबर 5 नंबर में कभी कभी आती है, और इसके हार्मोन्स के बारे में अपन ने बताया। अब अपन आज शुरू कर रहे हैं थायराइड, जो कि पुरानी बुक में नहीं है और नई बुक में है, उसके बारे में हम बताते हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं गल ग्रंथि। इसकी बीमारियां रहती हैं कुछ, थायराइड हार्मोन बनाना और उत्पादन करना, जो पूरे शरीर में कई जगह अलग अलग प्रणालियों में भूमिका निभाता है। थायराइड इन महत्वपूर्ण हार्मोनों को बहुत अधिक या बहुत कम उत्पादन करता है, तो उसे थायराइड रोग कहा जाता है। और थायराइड के जो रोग है उनमें हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दो होते हैं। जब हार्मोन्स का अधिक हो जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म, और जब कम हो जाता है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। परंतु थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड से निकलता है, इसको प्राथमिक रूप से अपन देखें कि ये कब लिबरेट होना शुरू होता है और उसका बेसिक वर्क क्या रहता है। तो इट इज सीक्रेट एट द एज ऑफ ईयर ऑफ द एज, फीमेल 14 ऑफ द एज इन 12 साल की उम्र में लड़कियों में और 10 साल की उम्र में लड़कों में ये शुरू हो जाता है हार्मोन। और थायरॉक्सिन जो सोमैटिक एंड रहता है तथा इन इंडिविजुअल, और उसमें अपन अगर इसको सोमैटिक ग्रोथ कहें, सोमैटिक ग्रोथ का मतलब होता है बॉडी। तो मेल में जो फिर से बता देते हैं, सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी लड़कियों में आवाज कट रही है सर, आपकी बहुत ज्यादा आवाज कट रही है, दोबारा बताओ। थायराइड देते हैं, हाँ आवाज ठीक है, हाँ बता दे रहा हूँ। थायरॉक्सिन हार्मोन, हाँ नेटवर्क इशू भी आ रहा है इसमें। थायरॉक्सिन हार्मोन आर प्रेजेंट इन 12 ईयर ऑफ द एज, 12 साल की उम्र में लड़कियों में थायरॉक्सिन निकलना शुरू हो जाता है, और लड़कों में जो है वो 14 साल की उम्र। हाँ मंगेश गुर्जर जी कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बढ़ने से नेटवर्क जो है वो पुअर हो जाता है। तो आज की अपनी अटेंडेंस 112 पहुंच गई है, हो सकता है इसके कारण है, और धीरे धीरे हम बताते हैं, उसमें कैच हो जाएगी। जिन लोगों की नहीं हो पा रही तो वो रीज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर से कि उसमें आ जाएगा। तो थायरॉक्सिन में बॉयज में अगर अपन देखें तो क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, जो स्किन रहती बॉयज की वो थिक होती जाती है, और दाढ़ी में और मूंछों में जो है वो बाल आने लगते हैं। द स्किन इज थिक एंड मॉस्टेक एंड फेशियल हेयर आर अपीयर। ठीक है शिवराम जी, तो वो अपन बताते जा रहे हैं इसमें इंग्लिश में भी। सेकेंड, द मस्कुलर मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन मेल आफ्टर, द मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग आफ्टर सीक्रेशन ऑफ द थायरॉक्सिन इन मेल। देन हाइट इंक्रीज, हाइट जो है वो बढ़ती चली जाती है, एंड वेट आर आल्सो इंक्रीज, वजन भी बढ़ते चला जाता है, एंड चेस्ट हेयर आर आल्सो अपीयर, सीने के, दाढ़ी के और सिर के बाल जो है वो तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये मेल में चेंजेस आते हैं।
सोमेटिक यानी बॉडी की जो वृद्धि होती वो। अब अपन फीमेल में देखते हैं तो फीमेल में हाइट इंक्रीज, weight also increase, especially the deposition of the fat and strong the muscles in thigh and hip region। कूल्हे की जो हड्डी है उसके पास चर्बी का जमा पड़ा और थाई में जो है वो डिपोजिशन ऑफ द फैट ज्यादा होने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, जो वक्ष है उनका विकास होने लगता है। और जो वेजाइनल हेयर या पेरिनियल हेयर्स कहते हैं मेल एंड फीमेल में बोथ आर growth, but especially in female the scalp hair are mostly strong and dense यानी घने घने जो बाल होते हैं वो फीमेल में ज्यादा हो जाते हैं ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो ये सोमेटिक ग्रोथ, इसमें वजन वगैरह बढ़ेगा, ये सब होगा। मसल्स जो है वो स्मूथ हो जाती हैं, मेल में स्ट्रांग होती हैं, फीमेल में स्मूथ होती हैं। और जो स्किन जो है वो फीमेल में थिन हो जाती है और शाइनी ही हो जाती है, शाइनी यानी चमकदार हो जाती है थायरॉक्सिन के कारण। ये सोमेटिक ग्रोथ थी। अब थायरॉक्सिन हार्मोन्स की साइकिक ग्रोथ देखते हैं। साइकिक ग्रोथ का मतलब होता है मानसिक रूप से क्या चेंजेस आते हैं, ये थायरॉक्सिन के कारण आते हैं। तो इसको कभी भी नोट करें कि इस तरह के बालक या बालिकाओं के साथ आप ज्यादा कड़क नहीं हो सकते, क्योंकि उनके हार्मोन्स डेवलप होते हैं तो वो कुछ थोड़े से चिड़चिड़े और झगड़ालू और ऐसी प्रवृत्ति के सुसाइडल टेंडेंसी टाइप के हो जाते हैं। तो इसलिए 11-12 साल से लेके 15-16 साल तक के बच्चों को ध्यान रखें। वो डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते, इसी कारण इस उम्र के बच्चों को बहलाया या फुसलाया जाता है। तो उसमें साइकिक चेंजेस के अंतर्गत जो आते हैं, फर्स्ट मेल में, मेल जो है वो एलोन रहना चाहता, अकेला रहना चाहता। मेल मेंटेलिटी आर फील दैट ही वाज वांट टू द सिंगल, उसको ऊपर का कमरा चाहिए, अगर घर पे है अलग कमरा चाहिए, नीचे का कमरा है तो उसको अलग कमरा चाहिए। वो चाहेगा कि वो कमरे में वो अकेला रहे, उस कमरे में रह के वो पढ़ाई करे, कंप्यूटर चलाए, और ना जाने क्यों अकेला रहना चाहता है। वो उसकी जो है वो मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा उसका चेंजेस आता है, हर बात में जो है वो चिड़चिड़ाना, रूठ जाना या जवाब देना, बदतमीज हो जाना, ये हार्मोन्स की वजह से है। अपन जो है वो सोचते हैं कि यार ये बाहर दोस्तों के साथ जो है वो बिगड़ गया, मगर ऐसा नहीं है, उसके जो हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं उसके कारण इस प्रकार के चेंजेस आते हैं। और अकेला रहना, अकेला जैसे कभी किसी टाकीज के सामने से गुजर रहा है तो वो अकेला ही पिक्चर देखने चला जाएगा, तो इस तरह की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। दूसरा क्रूअल हो जाता है। क्रूअल का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी भी चीज के प्रति दुष्ट टाइप का होना। जैसे अगर कोई डॉग वगैरह जाएगा तो उसको एक लात मार देगा, साइकिल जो है वो तोड़ने लग जाएगा। इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो हार्मोन्स के कारण ये मेल में आती है। जबकि फीमेल में जो प्रवृत्ति है वो अपन देखते हैं कि फीमेल वांट टू द ग्रुप, फीमेल चाहती है कि वो ग्रुप में रहे, और कहीं भी उनको जाना है, पिक्चर जाना है, शादी में जाना है, तो वो ग्रुप की तलाश करती है कि चल तू भी चल, मेले में जाना है तू भी चल। अगर किसी टाकीज के सामने से कोई अकेली लड़की गुजर रही है तो वो कभी भी पिक्चर जाने की हिम्मत नहीं करती कि अकेली जाके घुस जाए। मेल में ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि वो अकेले ही चला जाएगा, और फीमेल जो है वो पहले ग्रुप बनाएंगी, उनकी प्लानिंग होगी कौन सा शो चलना है, फिर 4-5 गर्ल्स जो है वो अकेले साथ में जाएंगी। तो ग्रुपिंग का जो एक टेंडेंसी है वो फीमेल में, और साथ ही साथ स्मूथ एंड उनका नेचर जो रहता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण आता है। साथ ही साथ जैसे मेल में अपन ने बताया कि वो क्रूअल होते हैं, परंतु फीमेल आर सिंपैथेटिक, फीमेल आर सिंपैथेटिक इन नेचर। यदि उनको कोई छोटा पपी वगैरह दिख जाएगा तो वो उसको ले आएंगी, कोशिश करेंगी कि उसको पाल लें घर में, परंतु मेल क्या है उसको लात मार के भगाने का, डंडी मार के भगाने की कोशिश करता है। तो ये जितने भी अपन ने चेंजेस बताए और बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे ड्रेसअप में परिवर्तन। फीमेल जो है वो एक उम्र के बाद फ्रॉक वगैरह छोड़ के सलवार कुर्ती पे
पहनना स्टार्ट कर देती हैं। दिस इज टेंडेंसी टू ड्यू टू थायरॉक्सिन हार्मोन्स। इसी प्रकार मेल हाफ पैंट छोड़ के फुल पैंट पे आ जाते हैं, तो दिस इज ए टेंडेंसी ड्यू टू लिबरेट बाय थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ये इस प्रकार के चेंजेस आते हैं, और दोनों मेल एंड फीमेल नॉट परिपक्व जिसको बोलते हैं, नॉट मैच्योर टू द डिसीजन ऑफ हर लाइफ और हिज लाइफ। वो अपनी जीवन का कुछ निर्णय लेने में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं या कठिन हो जाता है। इसी कारण 10th 12th के बाद जो है वो बच्चे पूछते हैं कि मैथमेटिक्स वही सब्जेक्ट ले लेते हैं, पेरेंट जो बोल रहे हैं वो नहीं मानते। इस प्रकार का जो कंडीशन आती है ड्यू टू द थायरॉक्सिन हार्मोन्स, उसकी वजह से आती है। थायराइड ग्रंथि एक छोटा सा अंग है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से, बोलो टीकादार सर पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकालते हैं? पैराथार्मोन, उसका भी सेम पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। पैराथार्मोन हार्मोन उसका नाम ही है। नहीं, वो अलग काम है उसका। वो कैल्सिटोनिन के साथ मिलके नहीं, पैराथार्मोन हार्मोन जब हम बताएंगे उसका काम अलग है। पैराथार्मोन हार्मोन वो थायराइड थायरॉक्सिन जैसा काम नहीं करता, अलग है उसका। थायराइड ग्रंथि एक छोटा सा अंग है जो गर्दन के सामने स्थित होता है, श्वास नली के चारों ओर लिपटा रहता है। श्वास नली जो थायराइड से थायराइड अपन पहले खत्म होने दे। थायराइड जो है वो जो श्वास नली जिसको अपन ट्रेकिया कहते हैं, उसमें इस तरह से क्लैप्स होता है। हम क्लैप्स करके बताते हैं। जैसे ये सांस की नली है और थायराइड ग्लैंड ऐसे इसके सामने रहेगा और दोनों तरफ रहेगा, तो इसलिए इसको अपन लोकेशन में मानते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट एंड साइड ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया के जैसे ये ट्रेकिया या सांस की नली है, तो थायराइड ग्लैंड इसके सामने रहेगा और दोनों तरफ रहेगा। क्योंकि क्लैप्स करके रखता है। क्लैप्स करना यानी बांध के रखना। ये थायराइड ग्लैंड का, तो इसका जो डायमेंशन रहता है 5 into 2.5 मिलीमीटर जो रहती है, उसमें अपन माचिस को जब पकड़ते हैं तो वो लंबाई कहलाती है। ठीक है ना, इस तरह से ये लंबाई हो जाएगी, ये लंबाई, और चौड़ाई ये साइड टू साइड चौड़ाई, और मोटाई जो है वो इसकी ये इस तरह से थिकनेस। तो थायराइड ग्लैंड 5 into 2.5 और into 2.5 मोटाई, तो मोटाई चौड़ाई और लंबाई, तो 5 into 2.5 into 2.5 मिलीमीटर। और इसका अगर अपन वजन देखें थायराइड ग्लैंड का, तो 25 मिलीग्राम रहता है इसका वजन। 25 ग्राम, 25 ग्राम यानी आधा छटाक। 25 ग्राम यानी आधा छटाक वजन रहता है। पर ये आधा छटाक का जो ग्लैंड है वो बॉडी में Sir, your voice is breaking. सर आवाज चले गई। and
So this problem properly resonate. Sir, no sound. ऐसा होता है सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ये ऐसा बीच में जो आवाज नहीं आ रही ये था और ग्रंथियां अलग अलग हार्मोन्स निकालता है, परंतु ये हार्मोन्स किसी वजह से सर 5 मिनट से आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो आ रही है, तो थोड़ा दूसरे लोगों से पूछ लें। आवाज आ रही गोपाल सिंह जी? हाँ हाँ सर, अब आ रही है। थी आवाज, अब आ रही है सर। अब आ रही है। बिल्कुल नहीं आवाज नहीं आ रही है क्या? उसके बाद से आवाज अब आने लगी है सर, अब आ रही है। नहीं आई। थायराइड जब आपने वजन बताया उसके बाद आवाज नहीं आई। 25 ग्राम जो बताया था उसके बाद आवाज नहीं आई। हाँ ठीक है। अच्छा, कहाँ से बताना है? 25 ग्राम से आगे। वेट 25 ग्राम। 25 ग्राम वेट बताया था ना, उसके बाद आवाज नहीं आई। हाँ ठीक है, ठीक। तो इसका जो वजन होता है वो 25 ग्राम होता है, और इतने छोटा 25 ग्राम का मतलब होता है आधा छटाक। छटाक बोलते हैं अपन 50 ग्राम एक छटाक, और 25 ग्राम यानी आधा छटाक जो रहता है 2.5 तोला। तोला से अगर देखें तो 2.5 तोला वजन रहता है। परंतु यदि इससे निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा मात्रा में लिबरेट हो तो उसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, और यदि मान लो कम लिबरेट हो तो उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और इससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो अपन देखते हैं। थायराइड को शरीर के भीतर एक महत्वपूर्ण काम करना पड़ता है, चयापचय को नियंत्रित करना, यानी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, थायराइड हार्मोन को जारी करना और नियंत्रित करना, सीक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स एंड कंट्रोल ऑफ द थायरॉक्सिन। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो भोजन शरीर में लेते हैं वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। द मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस, इट कन्वर्ट द फूड मटेरियल इनटू द एनर्जी। शरीर की कई प्रणालियों को सही ढंग से काम करने के लिए इसकी उपस्थिति जरूरी है। द प्रेजेंटेशन ऑफ द थायराइड इज वर्क इन कंप्लीट द होल सिस्टम। चयापचय को एक जनरेटर के रूप में काम करता है। जो मेटाबॉलिज्म रहता है वो जनरेट करता है एनर्जी, ये कच्ची ऊर्जा लेता है और उसका उपयोग किसी बड़ी चीज को बनाने में करता है, और ये जो है वो ट्रू एनर्जी लेकर और फिर दूसरी चीजें बनाता है। थायराइड चयापचय को कुछ विशिष्ट हार्मोनों के साथ नियंत्रित करता है, जैसे T4 थायरॉक्सिन, जिसमें 4 आयोडाइड परमाणु होते हैं। T4 जो रहता है, T3 T4 अपन टेस्ट कराते हैं, तो T4 का मतलब होता है थायरॉक्सिन के 4 परमाणु, जिसमें चारों जो रहते हैं आयोडाइड होते हैं और बाकी चारों मिलके बनाते हैं थायरॉक्सिन। T3 इसी प्रकार T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसमें 3 आयोडीन के तत्व रहते हैं, और आयोडीन की कमी से ही जो है वो ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं। ये 2 हार्मोन थायराइड द्वारा निर्मित होते हैं। कौन से? T3 और T4। और TSH जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि पिट्यूटरी से आता है, जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है। तो TSH आर लिबरेटेड into the pituitary gland. ये दो हार्मोन शरीर की कोशिकाओं से बनते हैं। कितनी ऊर्जा का उपयोग करना है जब थायराइड ठीक से काम करता है, और चयापचय को सही दर पर काम करने के लिए हार्मोन्स की सही मात्रा बनाए रखता है। The metabolism are conduct
by the secretion of thyroxine hormones and it is control the energy or working of the metabolism. चयापचय को सही दर पर काम करने के लिए हार्मोन्स की मात्रा बनाए रखकर थायराइड प्रतिस्थापित बनाता है। प्रतिस्थापित मतलब कि उसको स्टेब्लिश करता है। यह सब पिट्यूटरी ग्रंथि नामक द्वारा नियंत्रित होता है। जैसा अपन ने बताया कि इट इज कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, सो इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। खोपड़ी के केंद्र में मस्तिष्क के नीचे ही बता चुके अपन ने, बेस ऑफ द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्रंथि ब्लड के द्वारा, जो वीनस ब्लड रहता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, उसके द्वारा थायराइड में पहुंचता है और उसको कंट्रोल करके साथ साथ वॉच करते रहता है कि कितना हार्मोन्स इसमें जा रहा है। अगर मान लो ये हार्मोन ज्यादा आएगा TSH, तो उसकी मात्रा को कम कर देगा। थायराइड रोग एक चिकित्सीय स्थिति के लिए एक सामान्य शब्द है जो थायराइड की सही मात्रा में हार्मोन बनाने से रोकता है। और अगर कंट्रोल द thyroid is a thyroxine is also control the different type of hormones and its secretion। जितने भी हार्मोन है उनके सीक्रेशन को कंट्रोल करता है TSH। सर थायराइड आमतौर पर हार्मोन बनाता है जो शरीर की समान रूप से कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने का काम करता है। पीनियल ग्लैंड जो है वो फिजियोलॉजी में आता है। पीनियल ग्लैंड, मगर उससे हार्मोन्स नहीं निकलते, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड ही है, परंतु जब बाकी ग्लैंड कोई काम नहीं करते बॉडी में तब पीनियल ग्लैंड की आवश्यकता होती है। बाकी ये 9 ग्लैंड ही एनाटॉमिकल रूप से पढ़े जाते हैं। हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है बहुत तेजी से ऊर्जा का उपयोग थका देने का काम रहता है और दिल की धड़कन को तेज कर सकता है। ये हार्मोन जो है वो अगर मान लो इसकी ज्यादा मात्रा होती तो वो बॉडी में बहुत ज्यादा व्यक्ति थकता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है बिना। अच्छा, ये उसके हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम बता रहे हैं, तो ये हाइपरथायराइडिज्म के बारे में हम बता देते हैं। हाइपरथायराइडिज्म क्यों होता है? ड्यू टू द ओवर सीक्रेशन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन्स। जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स का ज्यादा सीक्रेशन होता है तब ये प्रॉब्लम आती है। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का ज्यादा सीक्रेशन होने के कारण रहते हैं किसी प्रकार के ड्रग्स का इस्तेमाल करना, कोई ऐसे दवाइयां जो उसको थोड़े समय के लिए चलना था मगर वो लंबे समय तक चले, तो हार्मोन निकलने लगते हैं। दूसरा, डाइट ज्यादा होना। अगर किसी व्यक्ति की जो डाइट है वो बहुत अधिक रहती है, एक नॉर्मल डाइट आदमी जीने के लिए, काम करने के लिए लेता है, 2 रोटी 4 रोटी, जैसा उसका वजन और हाइट है उस हिसाब से उसको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। परंतु यदि वो डाइट लेने की मात्रा बढ़ाता है तो बढ़ते उसको मोटा होते जाता है। जैसे जैसे मोटा होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो लिबरेट होकर उसको और भूख बढ़ा देता है। और वही बता रहा है ये इसमें सिम्टम्स में। तो सिम्टम हम बताते जाते हैं। ड्यू टू द हाइपरथायराइडिज्म द फर्स्ट इज एक्सेसिव टायर्डनेस, यानी पेशेंट जो है वो कम काम करके भी थकेगा। द पेशेंट आर टायर्ड जबकि उसने काम कम किया है। इन लो वर्क, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, टेकीकार्डिया। पेशेंट कंप्लेन टू द टेकीकार्डिया, और छाती पे हाथ रख के वो बैठा रहता है। एक्सेसिव परस्पायरेशन, यानी बहुत ज्यादा उसको पसीना निकलता है, हाँफने लगता है, वो थोड़ी बहुत सीढ़ी चढ़ के और हाँफने लगता है। बिना प्रयास किए वजन कम हो जाता है। कई बार उसका वजन बढ़ते चला जाता है और कई बार वजन घट जाता है, परंतु ज्यादातर उसका वजन बढ़ता है। घबराहट होती है उसको, पूरे टाइम अनइजीनेस लगने लगती है। थायराइड बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है जो थायरॉक्सिन है। तो उसमें जो लोग कभी TSH इसका वो पढ़ रहे होंगे या उसका उपचार कर रहे होंगे तो वो इसके लिए जो मेडिसिन देते हैं, कौन सी मेडिसिन रहती है उसकी, कैलेप्टिन तो हो गई उसकी, थायरॉक्सिन। इसमें एक मेडिसिन चलती है 1 ग्राम की, थायरॉक्सिन। ठीक, थायरॉक्सिन जो टेबलेट रहती है वो चलती है और वो 25 मिलीग्राम और अलग अलग 50 मिलीग्राम की टेबलेट चलती है। वो पेशेंट को देने के लिए ध्यान रखें कि अगर उसको आवश्यकता है तो ही दें, क्योंकि वो घटा बढ़ा सकती है थायराइड से निकलने वाले।
दूसरा जो बीमारी है वो है क्रिटिनिज्म, जो हाइपोथायरायडिज्म की वजह से होती है। अगर मान लो थायरॉक्सिन का सीक्रेशन कम हो जाए तब दो प्रकार की बीमारी होती है, एक होती है क्रिटिनिज्म और दूसरी रहती है क्रिटिनिज्म और एक और बीमारी जो इसी से होती है। सर मैंने थायराइड की रिपोर्ट जो देखी है कई पेशेंटों की, तो उसमें देखते हैं T3 नॉर्मल रहेगा, T4 भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन TSH बढ़ के आता है। फिर भी थायरॉक्सी टैबलेट चलती है, या फिर T4 बढ़ा हुआ है लेकिन TSH नॉर्मल है, फिर भी ऐसे ही करते हैं। और सर ज्यादा तो देखे पेशेंट नॉर्मल तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जो है 25 से 50, 50 से 100, 75 ऐसे बढ़ाते जाते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो वही तो मेडिकेशन का तरीका रहता है, पोसोलॉजी कहते हैं अपन, जिसको अपन डॉक्ट्राइन ऑफ द डोज कहते हैं। मतलब जो दवाइयां देना है तो वो कैसे दे सकते हैं तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज इसलिए पूरी तरह थायरॉक्सिन के गोपाल जी आप फास्ट पे हैं, डिस्कनेक्ट कर दीजिए क्लास को। ठीक करता हूँ।